हेलो बुल ट्रैकर्स। ईरान वॉर और क्रूड का इम्पैक्ट अब मार्केट्स में हमें देखने को मिल रहा है और इसकी एक झलक हमें कल के फेड पॉलिसी में भी देखने को मिली। और फेड की पॉलिसी में ऐसा क्या कहा गया कि दुनिया भर के बाज़ारों में हमें बड़ी गिरावट आज देखने को मिली और हमारे मार्केट्स भी नहीं बच पाए। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि फेड की पॉलिसी में क्या कहा गया, क्या उसका इम्पैक्ट है और किन किन सेक्टर्स में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल फेड पॉलिसी के आने से पहले ही जो यूएसए के मार्केट्स गिरने लगे थे, नैस्डैक डाउ जोन्स दोनों डाउन थे और उसके बाद आज सवेरे से जो एशियन मार्केट्स खुले सब जगह हमें रेड देखने को मिला। तो जापान रेड रहा, हैंगसेंग भी रेड में रहा और डाउ जोन्स कल के दिन भी वहाँ पर हमें फॉल देखने को मिला। कोरिया खुला, वो भी डाउन रहा और निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। सिर्फ शंघाई ही ऐसा एक्सचेंज था जहाँ पे थोड़ी बहुत हमें ग्रीनरी देखने को मिली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रुपया में हमें भारी गिरावट देखने को मिली, 95 से ऊपर अब ये चला गया है। यूएस डॉलर में भी वीकनेस देखने को मिली, विक्स में अच्छा खासा राइज हुआ और जो ये फैक्टर्स थे बॉन्ड यील्ड्स उसमें थोड़ी फर्मनेस हमें देखने को मिल रही है। गोल्ड में भी राइज देखने को मिला है, बिटकॉइन में भी राइज देखने को मिला है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि पॉलिसी का नेगेटिव रिएक्शन बाजारों में देखने को मिल रहा है। तो आइए अब समझते हैं कि फेड के पॉलिसी में ऐसा क्या कहा गया जिसकी वजह से बाजारों में हमें फियर और पैनिक देखने को मिला। तो पहली चीज, उन्होंने एज एक्सपेक्टेड रेट्स को होल्ड करके रखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। लेकिन इसकी वजह से बाजारों में पैनिक नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और एक्सपेक्टेड था। लेकिन हुआ क्या कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं डिसेंट्स, वो 1992 के बाद सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिले। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि जब रेट बढ़ाने हैं या घटाने हैं किसी भी सेंट्रल बैंक में, जब ये डिसीजन होता है तो एक आदमी का नहीं होता है, वहाँ पर एक बोर्ड होता है। हमारे इंडिया में पहले 5 थे, अब शायद घटा के 3 कर दिए गए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन यूएसए में 12 बोर्ड के मेंबर्स होते हैं और उनके वोटिंग से डिसाइड किया जाता है। यूजुअली वोटिंग की नौबत नहीं आती है क्योंकि आपसी सहमति और डिस्कशन से बात होती है और लोग कहते हैं ठीक है, हम जो गवर्नर हैं उनसे एग्री कर रहे हैं और डिसीजन हो जाता है। लेकिन इस बार बदलाव ये है कि लोगों ने अगेंस्ट में वोट दिए और 4 लोगों ने दिए। और ये 4 लोग ऐसे नहीं थे कि सब ये कह रहे थे कि रेट्स को घटाना है, इसमें से सिर्फ एक ने कहा कि रेट्स घटने चाहिए। बाकी 3 जिन्होंने डिसेंट दिखाया, यानी कि पॉलिसी के अगेंस्ट में नो का वोट दिया, वो इस बात के लिए था कि इस पॉलिसी में जो कमेंट दिया गया कि साल के अंत तक हम रेट्स घटा सकते हैं, 3 लोगों ने कहा इस सेंटेंस को हटाइए, यानी कि हमें रेट्स घटाने नहीं हैं। और यही बात मार्केट को वरी कर रही है। साथ में जो पॉली मार्केट है, जो वहाँ का सट्टा बाजार, लीगल सट्टा बाजार है, जैसे हमारे यहाँ हम फलौदी सट्टा बाजार में ये हुआ, फलौदी सट्टा बाजार में ये हुआ, इस तरीके की बातें होती हैं। यूएसए में पॉली मार्केट बेटिंग साइट है, लीगल बेटिंग साइट है। यहाँ पे ये बेट किया जा रहा है कि 0 कट्स इन 2026। और इससे भी बड़े डर की बात क्या है, वो ये है कि अब जहां दिसंबर, इस साल के अंत तक, दिसंबर 2026 तक रेट हाइक होने के चांस 0% थे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इस साल रेट हाइक्स होंगे, अब वो बढ़ के 9% हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में रेट्स के बढ़ने की संभावना ज़्यादा है और अगर फेड में होगा तो हमारे यहाँ भी होगा। और दोस्तों, इसके अलावा एक और खतरा है। खतरा क्या है कि
पॉवेल जो अभी करंट फेड चेयरमैन है वो अब हटने वाले हैं और जून में जो नए फेड चेयरमैन आएंगे इसके बारे में हमने डिटेल में बात की और हम जानते हैं उनका नेचर हॉकिश है और साथ में अगर ट्रम्प की वजह से उन्हें रेट कम कराने भी पड़े तो भी ये जो 12 बोर्ड मेंबर्स हैं वो उनका साथ नहीं देंगे और ये हमें कहानी आज देखने को मिली। यानी कि जो नए फेड चेयरमैन हैं ट्रम्प ने कहा कि रेट घटाओ और वो भी एग्री करते हैं, ठीक है रेट घटाते हैं, तो ये 12 लोग उनका साथ इतनी आसानी से नहीं देंगे। यानी कि रेट घटना तो भूल जाइए, रेट अगर इस लेवल पर भी रह जाए तो बड़ी बात है और रेट को बढ़ाने की भी नौबत आ सकती है अगर क्रूड इसी तरीके से छलांगे लगाता रहे। तो इस वजह से मार्केट्स में डर का माहौल है। तो आइए थोड़ा और जानते हैं यहां पर क्या हुआ, वाई हॉकिश। तो पॉलिसी का टोन हॉकिश था डिस्पाइट नो रेट चेंज। सो 3 हॉक्स जैसा कि मैंने कहा डिसेंटेड टू रिमूव द ईजिंग बायस फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में जो कहा गया कि हम ईज कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स को, उन्हें हटाने के लिए कहा। FOMC was telling markets cut may not come in or in 2026। तो जो लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि इस साल फर्दर कट्स होंगे वो होप अब खत्म होती हुई दिख रही है। पावेल cited Iran war and oil driven inflation as primary obstacles. Every $10 in Brent feeds back into the US CPI। तो क्रूड के बढ़ने का इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ही महंगाई बढ़ेगी, ये यूएसए में भी महंगाई को बढ़ाएगा और ऑलरेडी वहाँ पर महंगाई छप्पर फाड़ जाती हुई दिख रही है। मार्च सीपीआई रैन एट 3.3% ईयर ऑन ईयर, हाईएस्ट सिंस May 2024, मेकिंग रेट कट्स पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली हार्डर। तो अगर रेट कट करेंगे तो और महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी। पावेल्स लास्ट मीटिंग, जैसे कि मैंने कहा उनकी मीटिंग अब खत्म होने वाली है, नए जो चेयरमैन है वॉर्श टेक्स ओवर इन जून, लेम डक पीरियड एड्स पॉलिसी अनसर्टेनिटी प्रीमियम। तो आगे क्या होगा इसको लेकर भी मार्केट में अनसर्टेनिटी है, रेट कट्स की होप खत्म होती जा रही है और रेट बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं और इसीलिए मार्केट्स पैनिक में आ रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं जैसे कि Sula Vineyards, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया और वहीं पर DLF ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी 2 बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन। यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, which could take hours। और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं BT स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। BT Stock X-ray, upgrade your portfolio now because hope is not a strategy। तो अब थोड़ा समझते हैं कि कैसे ये सब यूएसए को तो इम्पैक्ट करेगा लेकिन हमारे यहाँ कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल 120 पे क्रूड पहुंच गया और बहुत तेजी से उसमें राइस देखने को मिला। अभी मैं कुछ टाइम पहले मैंने चेक किया तो उसमें $3-4 का फॉल हमें देखने को मिला है, लेकिन अभी भी 115 से ऊपर चल रहा है। रुपया ये लगातार छलांगे लगा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। अब हमने 95 के लेवल को दोबारा से ब्रीच कर दिया है और
अगर इसी तरीके से बढ़ेगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि 85% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और रुपया भी कमज़ोर हो रहा है। तो इम्पैक्ट कैसे है कि क्रूड बढ़ता जाएगा, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता जाएगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता जाएगा, रुपया कमज़ोर होता जाएगा जैसा कि हम देख रहे हैं, और इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाएगा और आरबीआई के पास कोई चारा नहीं होगा, उन्हें भी रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, जैसा फेड के यहाँ कई गवर्नर्स बोल रहे हैं। और ये सब का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बैंकिंग सेक्टर पर पड़ेगा, खास करके पीएसयू बैंक्स में। और यहाँ पर क्या होगा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर बैंक्स जो हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को होल्ड करते हैं, जो कि कम इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, यानी कि पुराने बॉन्ड में सेल ऑफ होगा तो वहाँ पर यील्ड बढ़ेगा, और जो बैंक्स उस बॉन्ड को होल्ड करते हैं उसमें उनके लॉसेस बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे यील्ड बढ़ेगा एमटीएम लॉसेस बढ़ते जाएंगे और उनका नेट प्रॉफिट घटता जाएगा। ट्रेजरी इज इक्वल टू 22 to 35% ऑफ अदर इनकम फॉर पीएसयू बैंक्स, तो प्रॉफिट ड्रॉप्स। तो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में एसबीआई में ट्रेजरी गेन्स काफ़ी ज़्यादा दिखाए, रिजल्ट्स अच्छे आए, लोगों ने खरीदा। अब उसका रिवर्स हमें देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर्स में। तो किन बैंक्स में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और किन बैंक्स में रिलेटिवली कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, आइए समझते हैं। तो ये जो बैंक्स हैं मोस्टली जो पीएसयू बैंक्स हैं उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसमें एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, पीएसयू बैंक, ईटीएफ्स और लॉन्ग ड्यूरेशन के जो डेट फंड्स हैं उस पर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें रिलेटिवली वो कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एमटीएम लॉसेस का। क्यों? क्योंकि इनकी होल्डिंग G-Secs की कम होती है। और हमें आने वाले दिनों पर किन चीज़ों पर नज़र बनाए रखनी है जिससे हमें पता चलेगा कि ये लॉसेस फर्दर बढ़ेंगे या घटेंगे। तो इसमें सबसे पहले बॉन्ड यील्ड पर नज़र बनाए रखिए। अगर बॉन्ड यील्ड और भी ज़्यादा बढ़ती है तो ये अच्छा साइन नहीं होगा। यूएस के भी जो 10 ईयर यील्ड्स हैं इसको भी हमें देखना है, क्योंकि दोनों के गैप मैटर करते हैं। आरबीआई ओएमओ परचेज अगर करता है तो ये रिलीफ सिग्नल मिलेगा। और ईरान पे भी हमें नज़र बनाए रखनी है, क्रूड पे नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। अब ये सब का जो इम्पैक्ट है अगले एक क्वार्टर पे, उससे हम बच नहीं सकते। हॉकिश फेड, ईरान वॉर और 7.1% का जो G-Sec यील्ड है, इसका इम्पैक्ट अगले क्वार्टर पे भी हमें देखने को मिलेगा। और अगर सिचुएशन ऐसी ही बनी रहती है तो उसके बाद जो आने वाले क्वार्टर्स हैं उस पर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब आइए बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आने वाले सिचुएशन में हमें इंडिकेट करेंगे कि सिचुएशन और भी खराब हो रही है, और कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमें थोड़ी रिलीफ दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहली चीज़, जैसे कि मैंने कहा कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, इस पर हमें नज़र बनाए रखनी है। अगर ये और बढ़ता है, और जितना बढ़ता है उतना बैंकिंग सेक्टर पर ये प्रेशर डालेगा। और पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि जो बैंकिंग में सबसे ज़्यादा रैली हो रही थी, अब उसी में सबसे ज़्यादा गिरावट भी होती हुई दिख रही है। और साथ में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स पे भी हमें नज़र बनाए रखनी है। ब्रेंट अगर ये 125 के लेवल को वापस पार कर देता है तो फिर ये फ्रेश लेग ऑफ इन्फ्लेशन शॉक होगा और ये मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा। और जो हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के सेंसेक्स के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है उस पर भी नज़र बनाए रखनी है, जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। और स्टेबलाइज अगर स्टेटस को अगर हम ये बात करें कि भाई सिचुएशन इससे ना तो बहुत अच्छी हो रही है ना बहुत नीचे जा रही है, तो उसके लिए ये फैक्टर्स हैं कि यूएस का Q1 जीडीपी का डेटा आने वाला है, तो वहाँ पर क्या होता है हमें देखना है। अप्रैल ऑटो सेल्स, इसका डेटा आएगा जो हमें फर्दर क्लूज देगा। और एफआईआई फ्लो के रिवर्सल अगर होती है ड्यू टू डेवलपमेंट इन ईरान, तो ये भी हमें थोड़ी उम्मीद देगा। और साथ में ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, अगर करेंसी को मैनेज करने के लिए आरबीआई फ्रेश ओएमओ अनाउंस करता है
तो फिर वापस से हमें मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और ये फैक्टर्स जो हैं वो बुलिश ट्रिगर्स हैं, और जब तक यहाँ पे हमें रिलीफ नहीं मिलेगी तब तक मार्केट में मेजर रिकवरी हमें नहीं देखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ा जो खतरा है हॉर्मोज, क्या वहाँ से कोई अच्छी खबर आती है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ब्रेंट क्रूड अब 120 लेवल जो है हमारे लिए थोड़ा नॉर्मल बन गया है, तो नॉर्मल से अगर नीचे आएगा 110 पे तो वो हमारे लिए एक रिलीफ हो जाएगा। पहले 110 हमारे लिए फियर का नंबर था, अब वो रिलीफ का नंबर बन गया है। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। रुपया अभी अगर मेजर यहाँ से फॉल होता है, जब तक 90 के लेवल तक अटका रहेगा तब तक हम कोई भी तरीके की रिलीफ की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर 90 से नीचे आता है तभी हमें मार्केट में मेजर रिकवरी देखने को मिल सकती है, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और साथ में जो नए फेड के चेयरमैन हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम रेट्स को कम करेंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमी को ये हेल्प करेगा, तो क्या वो इस डायरेक्शन पे कोई काम करते हैं? तो अभी मई का महीना शुरू हुआ है और अब चूँकि क्लियर हो गया है कि वो आएंगे, तो आने वाले दिनों में वो क्या स्टेटमेंट्स देते हैं ये भी मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपके साथ एक लेवल शेयर किया था 23,965, और हमने कहा था कि इसके नीचे ही हम फर्दर शॉर्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। और कल के वीडियो में मैंने कहा था कि अभी इस हफ्ते हमें पोजीशंस को अवॉइड करनी है क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, एक एक करके उनके जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें से एक फेड पॉलिसी का रिजल्ट अब आ चुका है जो मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहा है। अभी 2-3 और फैसले होने वाले हैं। वॉर को का सेनेट में अप्रूवल लेना है ट्रम्प को, वो आने वाला है। साथ में हॉर्मूज में जो के लिए जो ब्लॉकेड है क्या वो हटेगा, साथ में क्या पीस डील में कोई एग्रीमेंट होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं। इसलिए आज के दिन हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए था। कल छुट्टी है, मार्केट्स क्लोज्ड हैं, और फिर मंडे के दिन मार्केट्स खुलेंगे। लेकिन फिलहाल मार्केट का यहाँ पर अगर ब्रॉडर ट्रेंड हम देखें तो यहाँ से आपका बेयरिश ट्रेंड शुरू हुआ, एक टेक्निकल रिकवरी हुई, और उसके बाद वापस से मार्केट्स यहाँ पर एक तरीके से कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं, अपनी डायरेक्शन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते मार्केट को डायरेक्शन मिलेगा। अगर कुछ ईरान के फ्रंट में बेटर हो जाता है तो वापस हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज हम नीचे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। और जैसे कि मैंने कहा इस हफ्ते हम कोई लेवल्स की बात नहीं कर रहे हैं। मंडे जब मार्केट्स खुलेगा और ये जो ट्रिगर्स हैं इनके बारे में फर्दर अपडेट्स हमें आएगा, और डेटा के बेसिस पर हम फिर आगे की ट्रेड की प्लानिंग करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।